वो स्टैटिक था, मतलब मूव नहीं कर रहा था। अब की बार जो हम पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स, इसमें जो फ्लूइड है या जो लिक्विड है वो मूव करेगा तो उसमें क्या-क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उसके क्या-क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, उनको हम हाइड्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। हाइड्रो मतलब फ्लूइड्स या वाटर, और डायनेमिक्स मतलब साइंस ऑफ मोशन। तो इसमें सबसे पहले उसके फ्लो को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक स्टेडी और एक अनस्टेडी फ्लो। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम मोशन को देखते हैं, तो अगर उसका वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी, ये 3 पॉइंट अगर किसी पॉइंट पे चेंज नहीं होते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम स्टेडी फ्लो बोलते हैं। तो आप एक पॉइंट पे टाइम के रिस्पेक्ट में आप देखोगे, जैसे कोई लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है, जैसे सपोज करो कि ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये देखिए जैसे ये लिक्विड फ्लो कर रहा है ना? यहाँ पे कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है इस तरह से, और आपने एक पॉइंट को पकड़ लिया, जैसे ये वाले पॉइंट को पकड़ लिया, तो ये जो पीछे वाला जो लिक्विड है वो इस पॉइंट पे आता रहेगा। लेकिन जो टाइम निकलने के बाद भी अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, तो इस पे ना तो वेलोसिटी चेंज होगी, ना प्रेशर चेंज होगा और ना डेंसिटी होगी। तो एक पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी अगर सेम रहता है तो उसको हम स्टेडी फ्लो बोलते हैं। और अगर इसमें से कोई भी एक चीज अगर चेंज होती है, मान लीजिए कि थोड़ी देर के बाद इस पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो जाती है या प्रेशर चेंज हो जाता है या डेंसिटी चेंज हो जाती है, तो हम उसको बोलेंगे कि जो फ्लो है लिक्विड का, वो स्टेडी नहीं है। तो अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डीवी dt 0 हो जाएगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो डीपी dt 0 हो जाएगा, और अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, तो डी रो dt 0 हो जाएगा। आपको पता है डिफरेंशिएशन में, ये डिफरेंशिएशन में अगर कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो 0 आता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, क्योंकि कांस्टेंट है। प्रेशर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, और डेंसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0। अनस्टेडी फ्लो में वेलोसिटी जो है वो पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो हम उसको स्टेडी फ्लो नहीं बोलेंगे। स्टेडी मतलब एक जैसा। तो फ्लो अगर एक जैसा है, मतलब स्पीड अगर एक जैसा है, तो उसको हम स्टेडी फ्लो बोलेंगे, और अगर वो चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो अनस्टेडी फ्लो हो जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब है कि उसमें अगर आप दो अलग-अलग पॉइंट्स को देखोगे, जैसे सपोज करिए कि हम एक इस पॉइंट को देख रहे हैं। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, हम इस पॉइंट को देख रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, और इस पॉइंट को देख रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है। तो अगर हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी एक जैसी है, यानी कि v2 अगर v1 के जैसा है तो ये यूनिफॉर्म फ्लो है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। तो v2 की जो वेलोसिटी है वो v1 से ज़्यादा है। तो अगर डिफरेंट वेलोसिटी है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। तो यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा फ्लो, मतलब हर एक पॉइंट पे स्पीड सेम रहेगी। और अगर अलग-अलग पॉइंट्स पे स्पीड अलग-अलग है तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो पहले था कि स्पीड एक ही पॉइंट पे अगर चेंज हो रही है तो उसको हम अनस्टेडी फ्लो बोलेंगे, और ये दो अलग-अलग पॉइंट्स पे अगर स्पीड एक जैसी है तो यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे, और अगर डिफरेंट स्पीड है तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। अब दूसरा है स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। ये जो स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीम मतलब जो धारा होती है, जो एक ये एक स्ट्रीम है। तो अगर आप देखोगे तो जैसे इस पॉइंट पे अगर पीछे का लिक्विड इसी पॉइंट पे आता है, मतलब इसी एक लाइन में फ्लो करता है, तो उसको हम स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। अगर सपोज करो कि इसका जो पाथ है वो चेंज हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे लिक्विड की ये जो स्ट्रीम है ये इस लाइन को फॉलो कर रही है, तो थोड़ी देर बाद देखोगे तो इस जो पीछे वाले पॉइंट्स हैं वो भी इसी लाइन में आएंगे, इसके पीछे जो पॉइंट होंगे वो इसी लाइन में आएंगे, इसके पीछे वाले जो पॉइंट्स होंगे वो इसी लाइन में आएंगे, तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। अगर इसका पाथ चेंज हो जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में,
तो वो फिर टर्बुलेंट फ्लो होगा, फिर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन है, इफ एवरी पॉइंट ऑफ अ स्टेडीली फ्लोइंग लिक्विड follows exactly the same path that has been followed by the particles preceding it। सपोज करिए कि ये जो एक पार्टिकल है हम उसको कंसिडर करते हैं। जैसे ये सपोज करो कि ये लिक्विड का एक पॉइंट है ए, ठीक है। थोड़ी देर बाद इसी पॉइंट पर, इसी लाइन को मैं दोबारा से बना रहा हूं, और ये इसी पॉइंट पे एक दूसरा पार्टिकल आ गया बी। तो सपोज करिए कि t इज इक्वल टू T1 पे यहाँ पे ए पॉइंट था लिक्विड का, और t इज इक्वल टू T2 पे यहाँ पे बी पॉइंट आ गया। कुछ देर बाद यहाँ पे बी पॉइंट आ गया। अब ए की ट्रेजेक्टरी देखो, ये ए की ट्रेजेक्टरी ऐसी है। अगर बी भी इसी को फॉलो करता है, मतलब बी भी बिल्कुल इसी तरह के पाथ को फॉलो करता है, यानी कि इस पे जितने भी पार्टिकल्स आएंगे उनका पाथ एक जैसा होना चाहिए। इस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब जैसे ए बी सी हैं, ये तीनों के तीनों इस पॉइंट से पास करते हैं। पहले सी जाके निकल गया, फिर इसके ऊपर बी आ गया, फिर उसके बाद ए आएगा। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही पाथ को फॉलो करते हैं तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे सबसे आगे जो पॉइंट है वो z है, ये वाला पॉइंट z है, फिर ये y है। तो ये एक स्ट्रीमलाइन के 3 पॉइंट हमने कंसिडर कर लिए। अगर x y z बिल्कुल एक ही पाथ को फॉलो करते हैं तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। अगर सपोज करो कि ये यहाँ पे इस लाइन के ऊपर एक्स वाई जेड दिख रहे हैं, अगर x का पाथ ऐसे है, y का पाथ इस तरह से है, z का पाथ इस तरह से है, तो अगर सपोज करो ये तीनों किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं, मान लो ये तीनों यहाँ पे एक्स वाई जेड पे मीट करते हैं इस पॉइंट पे, और पीछे अगर इसको देखो तो इनके पाथ अलग अलग है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है, वो फिर कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए स्टेडीली फ्लोइंग लिक्विड, मान लो ये 3 पॉइंट है, ये स्टेडीली फ्लोइंग लिक्विड के 3 पॉइंट्स, ये एक ही पाथ को फॉलो करते हैं, फॉलोज एग्जैक्टली द सेम पाथ दैट हैज बीन फॉलोड बाय द पार्टिकल्स प्रीसीडिंग इट। तो जो इसके पीछे वाले पार्टिकल्स हैं वो भी अगर उसी पाथ को फॉलो करेंगे तो इस पाथ को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे। तो इससे हम प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये आगे वाला पार्टिकल एक पाथ को फॉलो कर रहा है तो उस पे आने वाला जो दूसरा पार्टिकल होगा वो भी उसी पाथ को फॉलो करेगा, उस पे आने वाला जो तीसरा पार्टिकल होगा वो भी उसी पाथ को फॉलो करेगा। यानी कि एक पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनका पाथ भी बिल्कुल एक जैसा होगा। इस तरह के फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। जो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन द वेलोसिटी एक्सीड्स अ सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू, तो जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो कब हो जाता है, अगर एक सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू को जो वेलोसिटी है वो एक्सीड करती है। मान लीजिए कि लिक्विड की जो वेलोसिटी है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज्यादा हो गई, तो जो नेचर ऑफ फ्लो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसमें कई सारे तरह की करंट्स डेवलप हो जाएंगे स्पीड की वजह से, भंवर हो जाएंगे, जैसे हम इनको वॉर्टिसेस बोलते हैं। तो पूरे लिक्विड में वो ऐसा हो जाएगा कि उसके पाथ को हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। द रेजिस्टेंस टू द फ्लो इंक्रीजेस ट्रेमेंडसली। तो स्पीड बढ़ने से वो पीछे वाले जो पार्टिकल है वो ज्यादा तेजी से आते हैं और वो आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है, और इस टाइप के फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। अब जो टर्बुलेंट फ्लो है उसको स्टडी करते हैं हम, और वेलोसिटी के साथ उसको देखते हैं। तो जैसे किसी पाइप में कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, या किसी कैनाल में कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, या किसी नदी का फ्लो है, तो अलग अलग जगह के फ्लो को अलग अलग तरह से हम उसकी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होगी वो एक सर्टेन वेलोसिटी होगी जिसके ऊपर वो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि फ्लो किसके अंदर हो रहा है, पाइप के अंदर हो रहा है या नदी के अंदर है या नहर के अंदर है। तो हर जगह के लिए वो जो वेलोसिटी की जो बॉर्डर लाइन होगा कि उससे पहले स्ट्रीम लाइन है उसके बाद टर्बुलेंट होगा, वो डिफरेंट होता है। तो इस ये जो बॉर्डर लाइन है
इस वेलोसिटी को हम रेनॉल्ड्स नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके फ्लो को स्टडी करके और फिर ये नंबर कैलकुलेट किया जाता है रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर उस बॉर्डर लाइन को बताएगा जिसके बाद जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा और उससे पहले स्ट्रीमलाइन होगा। तो सबसे पहले क्रिटिकल वेलोसिटी देखें। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब, जैसे किसी ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है is defined a velocity below which the flow of liquid is steady state flow। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसके नीचे स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है और जिसके बाद टर्बुलेंट हो जाता है। तो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? एक तो विस्कोसिटी के कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है, फिर डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पानी है उसका फ्लो अलग तरह से होता है, जो हनी है जैसे शहद है उसका फ्लो अलग तरीके से होगा, वो ज्यादा विस्कस होगा। तो जो जितना गाढ़ा होता है उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होती है। और वो जो साइज होता है पाथ का, उसको हम जैसे ट्यूब के अंदर अगर आप देखोगे तो ट्यूब का जो डायमीटर है वो उसका साइज होगा फ्लो का, तो उसको यहाँ पे हम डायमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखिए जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो क्रिटिकल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये एक लिक्विड के लिए और एक ट्यूब के लिए कांस्टेंट होगा। तो फॉर अ गिवन लिक्विड एंड फॉर अ गिवन ट्यूब ये विस्कोसिटी का कांस्टेंट, डेंसिटी और डायमीटर ऑफ द ट्यूब कांस्टेंट होंगे। तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि हम स्ट्रीमलाइन फ्लो को और क्रिटिकल वेलोसिटी को दोनों से ही हम इसका बता सकते हैं कि कब जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन होगा और कब फ्लो टर्बुलेंट होगा। तो यहाँ से हम रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये रो इंटू डी इसके साथ क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ईटा इसके नीचे आ जाएगा। तो इससे रेनॉल्ड्स नंबर, यहाँ से अगर आप रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करोगे तो देखो रेनॉल्ड्स नंबर आ जाएगा, ये रो डी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बीसी के साथ और ईटा इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बीसी रो डी बाई ईटा। अब देखिए ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है इसकी जो लिमिट होती है वो अलग अलग फ्लो के ऊपर डिपेंड करती है, अलग अलग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर किसी कैपिलरी ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो स्टेडी स्टेट 2000 से नीचे, ये अलग अलग वैल्यूज होती हैं, जैसे अलग अलग फ्लो के लिए अलग अलग होगी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो 1000 उसकी लिमिटिंग वैल्यू है। जैसे यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में। ये 2000 नहीं होगी, ये 1000 होगी। तो एनसीईआरटी में जो वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग तो किसी डिफरेंट फ्लो में किसी और अगर फ्लो को स्टडी करेंगे तो ये 5000 भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि फ्लो किस तरह का है। तो ये कोई मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर एक कैपिलरी ट्यूब में देखेंगे तो 1000 से कम अगर रेनॉल्ड्स नंबर है तो फ्लो स्टेडी स्टेट होगा। और अगर ये वैल्यू 1000 से 2000 के बीच में है तो ये जो फ्लो है ये अनस्टेबल होगा। यानी कि ना तो हम इसको स्टेडी स्टेट बोल सकते हैं और ना टर्बुलेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेडी स्टेट और टर्बुलेंट के बीच की सिचुएशन होगी और ये अगर 2000 से ज्यादा होगा तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, है ना। तो ये करेक्शन आप अपने रजिस्टर में कर लीजिएगा। 2000 की प्लेस पे 1000 आएगा और 3000 की प्लेस पे 2000 आएगा। लेकिन ये वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, ये अलग अलग तरह के फ्लो के लिए ये वैल्यूज अलग अलग होती है। तो इसको काफी स्टडी करके फिर ये नंबर निकाला जाता है रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा, और फिर एक पर्टिकुलर तरह के फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर से हम पता कर सकते हैं कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी है। इस फॉर्मूले से रेनॉल्ड नंबर निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू से हम फिर पता करेंगे कि भाई फ्लो स्टेडी स्टेट है या टर्बुलेंट है। ठीक है, तो ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। जब आप अपने रजिस्टर में नोट बनाओगे तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए ये वाली जो वैल्यूज हैं ये कैपिलरी ट्यूब के लिए है, लेकिन एनसीईआरटी में ये वैल्यूज अलग दी हुई है। ये 1000 और 2000 के बीच में होगी और 2000 से ऊपर होगा तो ये टर्बुलेंट हो जाएगी। अब देखिए ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी,
इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे सपोज करिए कोई पाइप है और इस पाइप में एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो जितना इधर से लिक्विड जाएगा उतना ही लिक्विड इधर से निकल जाएगा। तो 1 सेकंड में देखिए कि इसमें कितना लिक्विड का वॉल्यूम इसके अंदर एंटर करेगा। तो वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। तो इस लेंथ की वैल्यू अगर आप 1 सेकंड में कैलकुलेट करोगे तो लेंथ की वैल्यू 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी? तो आप देखिए कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। तो ये v1 इसकी स्पीड हो गई इस वाले पॉइंट पे और टाइम हो गया t। अगर हम टाइम को 1 सेकंड लेते हैं तो ये v1 इंटू 1 यानी कि जो लेंथ है वो v1 के बराबर हो जाएगी। तो ये जो दिया हुआ है, ये जो लेंथ है, ये v1 1 सेकंड की लेंथ है और 1 सेकंड की लेंथ में इसके अंदर जो वॉल्यूम एंटर करेगा v1 वो किसके बराबर हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि a1 इंटू लेंथ, लेंथ हो गई v1। तो 1 सेकंड में इस ट्यूब के अंदर इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटर करेगा। तो इधर से उतना ही जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो निकल जाएगा। तो अगर यहाँ पे स्पीड, जैसे इसका अगर साइज चेंज हो गया तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। सपोज करो यहाँ पे इसकी स्पीड v2 है, तो 1 सेकंड में जो इसकी लेंथ आएगी वो v2 इंटू टी के फॉर्मूले से ये v2 इंटू 1 हो जाएगा और इसकी लेंथ v2 के बराबर हो जाएगी। तो इसके बाहर जो वॉल्यूम निकलेगा वो हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि a2 और वॉल्यूम इसकी लेंथ के बराबर हो गया ये v2। तो ये a2 इंटू v2 के बराबर इसका वॉल्यूम निकलेगा। अब आपको ये पता है कि अगर ये ट्यूब है तो इसके अंदर जितना पानी जाएगा उतना इस दूसरे एंड से निकल जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसमें कुछ असम्पशंस भी हैं, जैसे जो लिक्विड है वो कैसा होना चाहिए? लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब जो लिक्विड है वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा कोई लिक्विड नहीं होता जो इनकम्प्रेसिबल होगा, तो ये असम्पशन है कि इनकम्प्रेसिबल होगा। तो ऐसे जितना वॉल्यूम इसके अंदर से एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम इस पूरे चैप्टर में यूज करेंगे कि एक एंड से जितना वॉल्यूम एंटर करेगा पर सेकेंड उतना ही दूसरे एंड से जो वॉल्यूम है वो बाहर निकलेगा, है ना? तो ये कंटिन्यूटी की इक्वेशन है वॉल्यूम के टर्म्स में। इसी तरह से अगर इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जितना मास एंटर करेगा, अगर आप वॉल्यूम को मास से मल्टीप्लाई कर देते हो, वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो मास हो जाएगा। अब इसकी डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, तो अगर दोनों तरफ डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हम इसको मास के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो देखिए अगर आप इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा a1 v1 इंटू रो, और इसको भी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये a2 v2 इंटू रो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जितना वॉल्यूम इसके अंदर से एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम एग्जिट करेगा। अगर आप मास के टर्म्स में पढ़ोगे तो रो दोनों तरफ से कट जाएगा और ये a1 v1 a2 v2 हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो किसी भी फ्लो में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे a1 v1 की वैल्यू जितनी होगी दूसरे पॉइंट पे a2 v2 की वैल्यू होगी। लेकिन ये किसके लिए है? ये स्ट्रीमलाइंड फ्लो के लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए नहीं, है ना? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और स्ट्रीमलाइंड के लिए। टर्बुलेंट फ्लो को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गई, ये इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये एनर्जी एसोसिएटेड विद अ मूविंग लिक्विड। तो अगर कोई लिक्विड मूव कर रहा है मतलब वो वर्क करेगा। आपको पता है कि जो मूविंग लिक्विड है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है। तो वो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मतलब एक फॉर्म की एनर्जी को हम दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। यानी कि जो मूविंग लिक्विड है उसमें एनर्जी होती है, तो उसमें अलग अलग तरह की एनर्जीज को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि अपने पोजीशन की वजह से, अपनी प्लेस की वजह से या अपनी लोकेशन की वजह से लिक्विड के अंदर जो एनर्जी होती है
तो एक तरह से कहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ग्रेविटेशनल एनर्जी उसके अंदर होती है, मतलब ग्रेविटी की वजह से लिक्विड के अंदर जो एनर्जी होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो देखिए जैसे ये लिक्विड है, एक पर्टिकुलर हाइट पे, मान लीजिए कि इस हाइट पे यहाँ पे हमने एक लिक्विड के एक वॉल्यूम को कंसिडर किया। इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो ये वॉल्यूम हो गया डेल्टा वी, और इसके मास को हमने कंसिडर किया कि इसका जो मास है वो डेल्टा एम है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, हम क्योंकि जो फ्लोइंग लिक्विड है उसका वॉल्यूम तो हम कैसे कंसिडर करेंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम हमेशा कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा डेल्टा एम इंटू जी इंटू एच। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, इसका वॉल्यूम है डेल्टा वी। तो मास को अगर वॉल्यूम से डेंसिटी डिवाइड कर दो तो वो डेंसिटी बन जाती, तो रो जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि मूविंग लिक्विड है उसका वॉल्यूम तो बदलता रहेगा, तो इसलिए हम पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं, और ये जो पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी है उसको रो जी एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये एक तरह की एनर्जी हो गई। अब नेक्स्ट देखिए काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मान लीजिए कि इस लिक्विड की डेल्टा एम मास की जो वेलोसिटी है वो वी स्क्वायर है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ डेल्टा एम वी स्क्वायर। और अगेन सेम लॉजिक है कि पर यूनिट वॉल्यूम हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा वी से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी रो आ जाएगा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर। फिर देखिए प्रेशर एनर्जी। तो इस प्रेशर एनर्जी को हम एक टर्म से समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये ट्यूब के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड को हम एक पिस्टन से पी नॉट प्रेशर से इसको प्रेस करते हैं। तो इस लिक्विड में ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा, और यहाँ पे ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन को dx डिस्टेंस से ये मूव कर देगा। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रेशर है ये इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इस वाले पॉइंट पे देखिए ये फोर्स लगेगा, और फोर्स वर्क करेगा अगर वो दूसरे पिस्टन को। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो पिस्टन है, इसके ऊपर जो लिक्विड है वो यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा प्रेशर की वजह से। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स इसको dx डिस्प्लेसमेंट मूव करता है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। और जो वर्क डन है वो हमने वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए ये जो प्रेशर है वो कितना होगा, ये h हाइट पे कितना प्रेशर आएगा, प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी h रो जी। तो इस लिक्विड का प्रेशर इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे आप देखोगे तो ये प्रेशर एच रो जी, और इस प्रेशर की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा। और ये जो लिक्विड कॉलम का अपना एक प्रेशर होता है, तो यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, तो ये जो पी नॉट प्रेशर है, अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो पिस्टन बीच में आ जाएगा, तो ये जो प्रेशर है वो लिक्विड के ऊपर तो नहीं रहेगा, तो लिक्विड के ऊपर क्या रहेगा, सिर्फ इसके हाइट की वजह से प्रेशर होगा। ठीक है, और ये जो हाइट है इसकी, इसकी वजह से इस पॉइंट पे गेज प्रेशर के बराबर प्रेशर आएगा, और वो प्रेशर हो जाएगा एच रो जी। अब ये जो एच रो जी है प्रेशर है, और हमें फोर्स निकालना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से अगर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी प्रेशर इंटू एरिया। और जो प्रेशर है वो तो गेज प्रेशर के इक्वल है, यानी कि रो जी एच। और जो एरिया है वो स्मॉल ए के बराबर। तो यहाँ पे जो प्रेशर इंटू एरिया ये फोर्स को डिनोट करेगा, और डिस्प्लेसमेंट हो गया dx। तो हमने ये वर्क डन कैलकुलेट कर दी। अब लिक्विड अगर इस पिस्टन के ऊपर इतना वर्क करेगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकती है, तो वो इसके अंदर रिस्टोर हो जाएगी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी।
तो दिस वर्क गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसी को हम प्रेशर एनर्जी बोलते हैं, विद इन द लिक्विड दैट हैज बीन फोर्स्ड इनटू द वेसल। ठीक है, तो इसने जो वर्क किया वो इसकी प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में रिस्टोर हो जाएगी। तो लेकिन हम जो एनर्जी निकालेंगे वो पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे। तो एनर्जी हो जाएगा एच रो जी इंटू एडीएक्स, और ये जो लिक्विड है जिसने वर्क किया है ना, वो इस वाले वॉल्यूम के अंदर होगा। तो इसको हम एडीएक्स इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो एडीएक्स से तो एडीएक्स कट जाएगा और ये एच रो जी के इक्वल हो जाएगा। तो जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो एच रो जी के इक्वल हो। तो देखिए इसमें जो एनर्जी है वो हम पर यूनिट वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं। तो कितनी तरह की एनर्जी हो गई? सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, वो भी पर यूनिट वॉल्यूम था। और उसके बाद ये प्रेशर एनर्जी जो कि प्रेशर के इक्वल होता है, ये भी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल है ना। तो जितनी भी एनर्जीज हैं वो सब एनर्जीज हम पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें सबसे पहली थ्योरम आती है बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या है कि अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे ये एक पॉइंट हमने ले लिया ए जिसकी हाइट h1 है, और एक ये पॉइंट बी है इसकी हाइट h2 है। तो जो बर्नौलीज थ्योरम है वो एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो कहता है कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे सपोज करो ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे जितनी भी एनर्जी फ्लोइंग लिक्विड के अंदर होती है, तो फ्लोइंग लिक्विड के अंदर तीन तरह की एनर्जीज हमने पढ़ी। अगर इनको तीनों एनर्जी को ऐड कर देंगे तो इसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी फ्लूइड की इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और यहाँ पे भी टोटल एनर्जी निकालें तो वो एनर्जी सेम होती है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी पॉइंट पे तीनों टाइप की जो एनर्जीज का सम है वो कांस्टेंट रहता है, और इसी को हम बर्नौलीज थ्योरम बोलते हैं। तो जो तीनों तरह की एनर्जी पड़ी है उसका सम ए पॉइंट पे और उसका सम बी पॉइंट पे इक्वल होगा। इसको हम प्रूव करेंगे कि ए और बी पॉइंट दोनों पॉइंट्स पे जो एनर्जीज हैं उनका सम इक्वल आएगा। तो देखिए सपोज करिए कि इस वाले पॉइंट पे, ये ए पॉइंट पे यहाँ से लिक्विड को फिल किया जा रहा है, ये लिक्विड को फिल किया जा रहा है। ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल एजेंसी होगी जो यहाँ पे पानी को फिल करेगा, जैसे मोटर आपने लगाई है तो मोटर इसको ऊपर चढ़ाएगा। तो यहाँ पे जो है एक्सटर्नल एजेंसी लिक्विड को फिल करने के लिए वर्क करेगी। अब जब ये पानी इसके अंदर भर रहा है तो वो बाहर तो निकलेगा ही, और इस वाले पॉइंट पे जरूरत नहीं है किसी एक्सटर्नल एजेंसी को पानी को बाहर निकालने की। तो यहाँ पे ये जो पानी है ये खुद बाहर निकलेगा, और उसके अंदर जितनी एनर्जी यहाँ पे थी उतनी एनर्जी यहाँ पे होगी, और फिर से इस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं वर्क को करने के लिए। ठीक है, तो इधर क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा लिक्विड के ऊपर, और यहाँ पे लिक्विड वर्क करेगा, किसी के भी ऊपर उससे वर्क करा लीजिए, मतलब उसके अंदर एनर्जी है तो यहाँ पे बाहर निकलने के लिए लिक्विड खुद ही वर्क करेगा। तो दोनों तरह के वर्क में डिफरेंस है। यहाँ पे वर्क इज डन ऑन द लिक्विड, और यहाँ पे वर्क इज डन बाय द लिक्विड। तो इसमें यही समझना है कि यहाँ पे कितना वर्क होगा और यहाँ पे कितना वर्क होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बेटा कि इधर से वर्क किया जाएगा लिक्विड के ऊपर, और इधर वर्क लिक्विड खुद करेगा, तो इसलिए वर्क की नेचर अलग अलग। तो देखिए जैसे यहाँ से ये इसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि इस पॉइंट का प्रेशर P1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1, और जो स्पीड ऑफ लिक्विड है वो V1 है, और हाइट है H1 के बराबर। इस वाले पॉइंट पे ये सब जो पैरामीटर्स हैं वो 2 सबस्क्रिप्ट के साथ हैं। जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, स्मॉल a2, स्पीड यहाँ पे V2 है, और जो प्रेशर है वो P2 है, और हाइट इसकी H2 है ना। तो हम दोनों तरफ वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो ए पॉइंट पे वर्क किसके ऊपर किया जा रहा है, वर्क डन ऑन लिक्विड, लिक्विड के ऊपर किया जा रहा है। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसे निकालोगे, प्रेशर को क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये वर्क डन हो गया ए पॉइंट के ऊपर, और एक यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको V1 से डिनोट किया है, क्योंकि जो वर्क डन है ये पर सेकेंड निकाला जा रहा है। तो देखिए पर सेकेंड, अगर आप बोलते हो कि भाई वर्क डन 1 सेकेंड के अंदर,
तो 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। जैसे देखिए, अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, मान लो s डिस्प्लेसमेंट है, तो s हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। और अगर ये चीज आप 1 सेकंड में निकाल रहे हो, मतलब टाइम अगर 1 लेते हो, तो ये v इंटू 1 हो जाएगा v के बराबर। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह आप वेलोसिटी को यूज कर सकते हो, या स्पीड की जगह आप डिस्टेंस की जगह स्पीड को यूज कर सकते हो। तो क्योंकि ये पर सेकंड है, यहाँ पे ये 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी, जो s की वैल्यू होगी, वही v की वैल्यू होगी। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की प्लेस पे v1 आ जाएगा, एंड दिस इज p1 a1 इंटू v1। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि ये जो वर्क है ये किसके ऊपर किया जा रहा है। दिस वर्क इज डन ऑन लिक्विड। तो ये वाला जो वर्क है वो हम लिक्विड के ऊपर कर रहे हैं 1 सेकंड में, यानी कि जो एक्सटर्नल एजेंसी है वो लिक्विड के ऊपर वर्क कर रही है 1 सेकंड में। अब दूसरे एंड पे, इस वाले एंड पे, अब हम निकालेंगे कि भाई लिक्विड कितना वर्क करेगा। तो ये यहाँ पे आप जो निकाल रहे हैं वर्क डन ऑन लिक्विड एट बी, तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए बाय लिक्विड। अगर आपको ऑन लिक्विड निकालना है तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये ध्यान देने की बात है, इसमें यहीं पे ये चीज समझ में नहीं आती, इसको ध्यान से समझिए कि ये जो वर्क करेगा वो लिक्विड करेगा, तो वो पॉजिटिव आएगा। अगर आप निकालना चाहते हो कि ऑन लिक्विड कितना वर्क होगा, तो हम उसको माइनस लिख देंगे। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है वो ये बताता है कि वर्क जो है वो लिक्विड के ऊपर नहीं किया जा रहा है, वर्क लिक्विड खुद कर रहा है। इसलिए अगर हम वर्क डन ऑन लिक्विड निकालेंगे तो इस माइनस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड इन 1 सेकेंड। तो जो हमने ट्यूब देखी, उसमें उस ट्यूब के अंदर फ्लो करने में लिक्विड 1 सेकंड में कितना वर्क करेगा। तो लिक्विड 1 सेकंड में कितना वर्क करेगा, उसके लिए क्या करेंगे, ये टोटल वर्क हम इसको ऐड कर देंगे। तो इतना लिक्विड ने वर्क किया ऑन लिक्विड। तो नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड इन 1 सेकंड इज P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। ये कौन सा लिक्विड है, जो ऊपर ट्यूब दिखाई गई थी, उस ट्यूब के अंदर जो वाटर है उसके ऊपर 1 सेकंड में कितना वर्क किया गया है। तो 1 सेकंड इंपॉर्टेंट है। P1 A1 V1, तो ये कुछ नहीं है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। और क्योंकि 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड है, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट की जगह स्पीड को यूज करेंगे, तो ये V1 हो जाएगा। तो ये एक एंड पे वर्क डन ऑन द लिक्विड है, दूसरे एंड पे वर्क डन बाय द लिक्विड है। अगर आपको ऑन द लिक्विड निकालना है तो दूसरे एंड वाले को नेगेटिव ले लेंगे, ये नेट वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई कि जो नेट वर्क है वो इतना हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कि भाई कितना मास एंटर कर रहा है। आप इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या इसका प्रूफ है द मास एंटरिंग इन 1 सेकंड। पहले निकाला था मास कितना हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम 1 सेकंड का, और ये डेंसिटी, फिर ये वॉल्यूम 1 सेकंड का डेंसिटी, और जितना मास एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा, रो से रो कट जाएगा, तो A1 V1 A2 V2 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये वर्क हो रहा है लिक्विड के ऊपर, तो हमने पढ़ा है कि भाई अगर वर्क हो रहा है तो मतलब उसमें एनर्जी का गेन आएगा, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रही है तो उससे जो ऑब्जेक्ट है उसकी एनर्जी चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। तो ये जो वर्क डन है ये चेंजेस लेके आएगा। ठीक है, तो इस वर्क से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि वर्क डन अगर बाहर से हुआ है तो लिक्विड जो एनर्जी पोजेस करेगा वो एनर्जी चेंज होगी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा और पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो ये जो वर्क डन है ये पर सेकेंड है, तो हम निकालेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। हर एक फॉर्मूले में आपको पर सेकेंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी इंक्रीज हुई है, हम इंक्रीज निकाल रहे हैं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो बी पॉइंट पे जितनी काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि सेकंड पॉइंट पे जितनी काइनेटिक एनर्जी है और फर्स्ट पॉइंट पे जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें गेन इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। अब देखिए, ये हाफ, ये A2 V2 वॉल्यूम हो गया, ये मास हो गया, तो ये मास हो गया इंटू V2 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई दूसरे एंड पे,
और ये काइनेटिक एनर्जी होगी पहले एंड पे, दोनों को माइनस कर, ये क्या है, मास है, A2V2 इंटू रो। ये वॉल्यूम हो गया A2V2 और ये डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास। ये वॉल्यूम हो गया A1V1 इंटू डेंसिटी, ये मास हो। तो दूसरे एंड पे वेलोसिटी V2 है, पहले एंड पे वेलोसिटी V1 थी, तो दूसरे एंड की वेलोसिटी को पहले एंड की वेलोसिटी इससे काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दिया, तो ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब हम गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों को माइनस कर दें। तो m हो गया A2V2 इंटू रो जी एच, दूसरे एंड पे जो हाइट है वो h2 है, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम हो गया A2 इंटू V2 इंटू डेंसिटी रो इंटू जी एच में, इन दोनों को माइनस करिए, तो ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो वापस देखिए हुआ क्या है इसमें, यहाँ से लिक्विड अपने आप तो इस पाइप के अंदर जाएगा नहीं, तो यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। जब इस लिक्विड के ऊपर वर्क करेंगे, तो एक्सटर्नल एजेंसी अगर वर्क करेगी, तो इसका मतलब है कि इसमें वो एनर्जी की फॉर्म में रिस्टोर हो जाएगा। अब इसमें किस किस तरह की एनर्जी है, प्रेशर तो दिख ही रहा है यहाँ पे P1 और P2 है, ये तो हमारी एजम्पशन है, तो एक तो प्रेशर एनर्जी में चेंज होगा, और दूसरा वो जो वर्क डन है वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा। तो हमने इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लिया 1 सेकंड में, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाला, ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। अब इक्वेशन क्या बनती है कि लिक्विड के आप ऊपर जितना वर्क करोगे, तो अगर हम लिक्विड के ऊपर इतना वर्क कर रहे हैं, तो वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। अब इसमें क्या चीज कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये A1V1 A2V2 के इक्वल है। तो ये देखिए, ये जो A1V1 है, ये टर्म सारे, ये वाला जो टर्म है, ये A1V1, ये A2V2 इक्वल है, कॉमन आ जाएगा, ये A2V2, ये A1V1, A2V2 और ये A2V2, ये सब की वैल्यू जितने मैंने गोले लगाए हैं, ये सब की वैल्यू इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी कॉमन आ जाएगा, राइट हैंड साइड से भी कॉमन आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे। या आप कहिए हमने इस पूरी इक्वेशन को A1V1 या A2V2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर इसको A1V1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे P1 आ जाएगा, इसको A2V2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे P2 आ जाएगा, फिर ये A2V2 से डिवाइड कर दिया, तो हाफ रो V2 स्क्वायर हो गया, ये हाफ रो V1 स्क्वायर हो गया, फिर ये A2V2 कैंसिल हो गया, रो जी H2, और ये हो गया रो जी H1। तो अब जो वन सबस्क्रिप्ट वाले जो टर्म्स हैं, जैसे ये P1 है, फिर ये हाफ रो V1 स्क्वायर हो गया, और फिर ये रो जी H1 हो गया, तो वन सबस्क्रिप्ट वाले जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आइए, और जो टू सबस्क्रिप्ट वाले टर्म है, जैसे ये P2 है, इसको इधर ले जाइए, ये V2 वाला टर्म है, तो जो V2 वाले सब्सक्रिप्ट है उनको एक तरफ ले जाइए, और जो V1 वाले सब्सक्रिप्ट है उनको एक तरफ ले जाइए। तो देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये वाली जो है, ये तीनों एनर्जीज का सम है, और ये दूसरी तीनों एनर्जीज का सम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एनर्जीज हैं उनका सम कांस्टेंट रहेगा। तो बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि लिक्विड के अंदर जितनी भी तरह की एनर्जीज होती है, उन सबका सम
कांस्टेंट रहता है। तो यही बर्नौलीज इक्वेशन है। तो बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि द टोटल एनर्जी ऑफ अ नॉन विस्कस incompressible fluid liquid through a cross section of pipe, that is pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume और potential energy per unit volume वो हमेशा सेम रहती है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको अगर हम रो इंटू जी से डिवाइड कर दें तो ये नए तरह के टर्म बन जाते हैं। जैसे ये पी को हमने रो इंटू जी से डिवाइड कर दिया, इसको रो इंटू जी से डिवाइड कर देंगे और इसको रो इंटू जी से डिवाइड कर देंगे, तो इस इक्वेशन को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको रो इंटू जी से डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस एच। तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, इसलिए इसको पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, पी अपॉन रो जी को बोलेंगे प्रेशर हेड, और जो सेकेंड टर्म है वी स्क्वायर अपॉन टू जी इसको बोलेंगे वेलोसिटी हेड। तो हेड के नाम से इसको बोलते हैं। तो ये टर्म्स जो v स्क्वायर अपॉन टू जी है, दिस विल बी वेलोसिटी हेड, p अपॉन रो जी प्रेशर हेड, और y को बोलेंगे पोटेंशियल हेड। ठीक है, तो ये जो बर्नौलीज थ्योरम का क्वेश्चन है ये हमेशा पूछा जाता है आपसे। तो ये 100% 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि प्रूव बर्नौलीज थ्योरम, और बड़ा सिंपल है। एक एंड पे आप वर्क डन निकालिए और उसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के सम से इक्वेट कर दीजिए, बाद में उसको रो जी एच से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब देखिए कि अगर हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए, हॉरिजॉन्टल ट्यूब का मतलब है अगर ये ट्यूब इस तरह से है, देखिए जैसे ये ट्यूब है, ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है ना। तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब का मतलब है कि इसकी जो हाइट है h1 और h2 वो दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो h1 को हम h ले लेंगे और h2 को भी h ले लेंगे। तो ये जो पहले रो जी h1 वाला टर्म था ये रो जी h हो जाएगा, और जो रो जी h2 वाला टर्म था वो भी रो जी h हो जाएगा। तो ये रो जी h से रो जी h कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि लेवल दोनों का सेम है। तो ये वाला जो थ्योरम है हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारी चीजों को समझने में हमें मदद मिलती है। तो रो जी एस दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, ये P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर और P2 प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। इसकी क्या एप्लीकेशन है देखिए कि ये प्रेशर और वेलोसिटी के रिलेशन को बताता है। तो ये कहता है कि भाई जो प्रेशर एनर्जी है और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसका सम कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हाइट की वजह से सेम हो गया। तो अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते हो, मान लो इस तरफ की वेलोसिटी इस तरफ की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो क्योंकि सम तो कांस्टेंट रहेगा, तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, यानी कि अगर स्पीड ज्यादा हो गई, तो जो प्रेशर है वो कम हो जाए, है ना। तो ये बताता है कि अगर एक पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो प्रेशर को रिड्यूस कर देगी। तो इस थ्योरम को हमें यहीं से समझना है कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है, यानी कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि सम को कांस्टेंट रखना है, और स्पीड अगर कम होगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये बताती है, इसको इसी तरह से याद रखना है हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए, कि अगर प्रेशर राइज करता है, अगर प्रेशर राइज करता है तो जो स्पीड है वो फॉल करेगी, अगर स्पीड ज्यादा होती है तो प्रेशर फॉल करेगा।
ठीक है, तो इसकी यही एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन आपको याद रखनी है हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए, और इससे कई सारी सारी चीजों को समझने में मदद मिलती है। देखिए अब इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करिए कि जब आंधी चलती है तो बहुत तेज हवा से ये जो टिन शेड है ये उड़ जाता है, ब्लो ऑफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो जब आंधी चलेगी तो ये जो हट है इसके अंदर, जो टिन शेड है इसके अंदर जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से, यहाँ पे पी नॉट है, ये प्रेशर होगा पी नॉट, और यहाँ पे जो हवा की स्पीड है, यहाँ पे तो हवा रुकी हुई है ना, तो यहाँ पे तो स्पीड कांस्टेंट है और बाहर आंधी चल रही है, विंड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्पीड बढ़ जाएगी। तो अभी हमने हॉरिजॉन्टल ट्यूब में देखा था कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो सिचुएशन ये क्रिएट हो जाएगी कि यहाँ पे स्पीड ज्यादा होने की वजह से, तो बाहर की जो स्पीड है उसके ज्यादा होने की वजह से बाहर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और ये उतना ही है। तो बाहर का जो प्रेशर है वो कम हो गया ये अंदर वाले प्रेशर से, तो सिचुएशन ये है कि इधर का प्रेशर ज्यादा है, इधर का प्रेशर कम है, और एरिया तो जितना इधर का है उतना ही इधर का है। तो यहाँ पे जो फोर्स है इस प्रेशर की वजह से, ये वाला जो फोर्स है इस प्रेशर की वजह से ये जो फोर्स होगा बाहर वाला, ये एफ नॉट एफ से ज्यादा हो जाएगा, तो इधर से ज्यादा फोर्स लग रहा है, इधर से कम, तो ये जो टिन शेड है ये उड़ जाती है ना, तो ये टिन शेड उड़ जाएगी। तो देखो ये प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हुआ। और ये जो हमने पढ़ा कि भाई हॉरिजॉन्टल ट्यूब के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये दोनों तरह की एनर्जीज का सम तो कांस्टेंट रहेगा, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो बाहर जो है वो कम प्रेशर हो जाता है, हालांकि स्पीड तेज होती है लेकिन प्रेशर बाहर कम हो जाएगा और अंदर का प्रेशर उतना ही है। तो रिलेटिवली क्या हो जाएगा, बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से कम होगा, जिसकी वजह से जो फोर्स है अंदर ज्यादा लगेगा और बाहर कम। तो जो ये वाला जो फोर्स है ये जीत जाएगा, मान लो उधर से एफ फोर्स लग रहा है और इधर से एफ नॉट फोर्स लग रहा है, जो एफ नॉट है वो बहुत ज्यादा है, तो वो इसको रोक नहीं पाएगा, ये इस तरह से आंधी चलने से, और ये टिन शीट जो है ये उड़ जाता है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए हमने बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ी थी, उससे ये चीज समझ में आती है। तो देखो आंधी बाहर चल रही है लेकिन वो बाहर की तरफ ही शेड उड़ जाती है। ऐसे इसमें होता है, जैसे ये सपोज करिए कि बोट है और ये जो दोनों बोट हैं वो एक ही डायरेक्शन में, ये वो वाली बोट है जो, मतलब जैसे बोट की जो कंपटीशन होती है जिसमें चप्पू से इस तरफ, सपोज करो कि ये राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, तो ये राइट हैंड साइड की तरफ क्यों जाएगी, क्योंकि पानी को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। तो ये सिचुएशन देखिए क्या है, जैसे ये पानी को चप्पू से पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो इधर जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो ये लोग बैठे हुए हैं, एक ये बैठा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो आदमी बैठा हुआ है वो इस पानी को पीछे की तरफ धकेलेगा, इसको भी पीछे की तरफ धकेलेगा, ये भी इसको पीछे की तरफ धकेलेगा और ये भी इसको पीछे की तरफ धकेलेगा, तो ये बोट आगे की तरफ बढ़ेगी। तो बीच वाला जो वाटर है, क्योंकि इधर के लोग भी पीछे की तरफ इसको पुश कर रहे हैं, इसको भी पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्पीड है ये ज्यादा हो जाती है और उस तरफ की जो स्पीड है वो कम रह जाएगी। तो इन दोनों बोट के बीच में जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, और अगर क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो गई है तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो सिचुएशन ये है कि बीच वाला जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, उधर वाला प्रेशर ज्यादा होता है। अब ये जो बोट है इस तरफ से प्रेशर कम है, तो ये वाला जो फोर्स है वो कम लगेगा। इस तरफ प्रेशर, इस तरफ जो है प्रेशर, स्पीड ज्यादा हो गई इसलिए प्रेशर कम हो गया, तो फोर्स इधर कम रह जाएगा और इधर फोर्स ज्यादा होगा। तो होगा क्या कि ये जो बोट है ये इस तरफ मुड़ेगी, ऐसे ही ये वाली बोट जो है वो इस तरफ मुड़ेगी, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो बीच का जो वाटर है उसकी स्पीड होने की वजह से, स्पीड इंक्रीज होने की वजह से वहां पे प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो
इस तरफ कम फोर्स लगेगा और उधर प्रेशर रिलेटिवली ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, तो ये दोनों बोट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये भी बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन है। अब देखिए ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है मैग्नस इफेक्ट, है ना। तो क्रिकेट में जो स्पिन बॉलर्स होते हैं वो फ्लाइटेड जो डिलीवरी है, फ्लाइटेड जो बॉल होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये सपोज करिए कि ये बॉल है और इसको जो स्पिन बॉलर है वो टर्न करके फेंकता है, मान लो इस तरफ, इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट करता है। तो बॉल जो है वो आगे की तरफ जा रही है, मतलब जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। इस डायरेक्शन में उसने बॉलर ने बॉल फेंकी इस तरह से, है ना। ये इसकी वेलोसिटी है। अब जो एयर है वो रुकी हुई है, बॉल इस तरफ जा रही है। तो बॉल की स्पीड एयर के रिस्पेक्ट में v है। तो जो एयर की स्पीड है वो बॉल के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ होगी। अगर आप एयर की स्पीड बॉल के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू बॉल। तो रिलेटिव स्पीड में हमने पढ़ा है कि ये वेलोसिटी ऑफ एयर माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल के बराबर हो जाएगा। तो एयर तो चल नहीं रही है, जीरो है, मतलब नॉमिनल स्पीड है, और जो बॉल है उसकी स्पीड v है। तो एयर की जो स्पीड है बॉल के रिस्पेक्ट में वो माइनस v के इक्वल हो जाएगी। हम ये समझ सकते हैं कि जो बॉल है वो रुकी हुई है और एयर ऐसे चल रही है। तो अगर बॉल ऐसे चल रही है तो बॉल के रिस्पेक्ट में एयर भी उसके ऑपोजिट v डायरेक्शन से चल रही है। ठीक है, अब जो इसका रोटेशन है उसकी वजह से यहाँ पे उसकी एक एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक लीनियर स्पीड हो जाएगी। तो इसके सेंटर से इसकी रेडियस सपोज करिए कि r है, तो यहाँ पे इसकी जो लीनियर स्पीड होगी वो r ओमेगा होगी। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं उसमें दो तरह की स्पीड है, एक तो एयर की रिलेटिव स्पीड है और इस बॉल की स्पीड है। तो ये जो एयर है उसकी नेट रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी बॉल के रिस्पेक्ट में, v प्लस आर ओमेगा के इक्वल हो जाएगी। अब नीचे आएगी, रोटेशन इस तरफ होगा तो यहाँ पे जो इसकी टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, आर ओमेगा। और जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में की वजह से एयर की जो रिलेटिव स्पीड है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। तो एयर की जो रिलेटिव स्पीड है बॉल के रिस्पेक्ट में वो v माइनस आर ओमेगा, यानी कि नीचे स्पीड कम हो गई और ऊपर स्पीड ज्यादा हो गई। तो प्रेशर के साथ क्या होगा, प्रेशर के साथ ये वाला जो प्रेशर है ऊपर वाला, ये प्रेशर अबव और ये प्रेशर बिलो। तो जिस तरफ ये जो प्रेशर है, जिस तरफ वेलोसिटी ज्यादा होगी उस तरफ प्रेशर कम हो जाएगा और इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रेशर की वजह से यहाँ पे एक ऊपर इसको लिफ्ट मिलेगा, इसको बोलते हैं एरोडायनेमिक लिफ्ट। तो यहाँ से इस लिफ्ट की वजह से ये जो अपनी नॉर्मल ट्रेजेक्टरी है उसको फॉलो नहीं करेगा, बल्कि इस लिफ्ट की वजह से उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा और उसकी फोर्स की वजह से इसकी ट्रेजेक्टरी बदल जाएगी। तो इसको अपने यूजुअल पाथ में तो ऐसे जाना था, लेकिन होगा क्या, ये अपने यूजुअल पाथ को फॉलो नहीं करेगा। उससे ये जो लिफ्ट इसको मिला है प्रेशर के डिफरेंस की वजह से उसको, अब जो बैट्समैन है वो तो इस पाथ के लिए उसको खेलेगा, लेकिन जो बॉल है वो हवा में उसको डिच कर जाएगी और ये इस पाथ से जाएगी, इसको बोलते हैं फ्लाइट, इसको मिल गई। तो वो हवा में बीट हो जाता है बैट्समैन और आउट हो जाता है ना। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है ये बड़े काम की चीज है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जहां पे भी प्रेशर इंक्रीज होगा वहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपसे एग्जाम में मैग्नस इफेक्ट जरूर पूछा जाता है। तो ये बर्नौलीज थ्योरम फॉर हॉरिजॉन्टल ट्यूब की एप्लीकेशन है। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये जितना भी है मैं इसकी आपको अभी वो शेयर कर दूंगा पीडीएफ, और उसको आपने अपने रजिस्टर में जरूर नोट करिएगा, और उसकी वीडियो भी आपके उसमें होगी ऐप के अंदर। तो अब ये थ्योरी की चीजें हैं, ये आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होगी। ठीक है, तो आप अपने रजिस्टर में जरूर इसको नोट करिए।